वेलकम टू द चैनल सालची। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट और ऑल जो आपके बोर्ड का पार्ट है। सो वॉच दिस वीडियो। पर अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेक होल्डर्स क्या होता है एंड देयर डेफिनेशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देन वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड इन कंटिन्यूटी। ओके, सो अब बात करते हैं सबकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो एम्प्लॉय और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं, या जिन्होंने शेयर होल्डर, जिन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा होता है, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो क्या होती हैं? सेफ्टी ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देम। सेफ्टी ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देम का मतलब होता है कि अगर उन्होंने लेट्स से वो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, तो क्या हुआ, फिर वो 1000 रुपीज उनके ऑर्गेनाइजेशन में सेफली होना चाहिए। दैट इज उनके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट उन्हें देना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी तो ऑफकोर्स बाकी बात है दैट 1000 रुपीज वन डे विल टर्न आउट टू बी 10,000 रुपीज। तो सेफ्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 1000 रुपीज दिए ऑर्गेनाइजेशन में एंड द ऑर्गेनाइजेशन वेंट इनटू लॉस। दिस इज नॉट द वे। फिर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, और ये इसका मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे लेट्स से मैंने 1000 रुपीज करा है, तो 1000 रुपीज का मेरे को हर एक प्रॉपर अमाउंट के बाद कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी का मतलब यही है कैपिटल एप्रिसिएशन इन द टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फिर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर कंपनी से मिलनी चाहिए। जैसे लेट्स से आज कंपनी ने हमारे इस मंथ में 10,000 का प्रॉफिट बनाया, तो ये वाली 10,000 की जो प्रॉफिट की बात है वो एम्प्लॉयर और स्टेक होल्डर सबको पता चलनी चाहिए। कंपनी की एक एक बात स्टेक होल्डर और एम्प्लॉयर शुड नो। ठीक है, एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। ऑफकोर्स की बात है, अगर मैंने पैसा दिया है सो आई शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। और public image of the company should be so good that the employers can feel proud about। जैसे let's say I am working in HCL, ठीक है, या फिर Infosys या TCS, तो इनकी कंपनी की इमेज इतनी अच्छी है that the employers who are working are there, they are proud to say about that we are working here। तो आपको भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में यू आर फील प्राउड टू वर्क आउट देयर। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आइडल एम्प्लॉयज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये क्या होती हैं कि सिक्योरिटी ऑफ द जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लेट्स से एक कंपनी में काम करा है, मैंने जॉब ज्वाइन करी है, तो ये नहीं कि 3 महीने बाद वो मेरे को कंपनी बाहर निकाल दे थ्रो मी, दे फायर मी। दिस इज नॉट द वे। कंपनी को कुछ एक स्पेसिफिक टाइम मतलब बोलना चाहिए कि 5 years तक वी विल हायर यू एंड आफ्टर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वी विल सी यू। तो एक मतलब सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, मतलब 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद अगर इफ यू परफॉर्म वेल तो फिर आपकी कंटिन्यूटी ऑफकोर्स की बातें होगी। और फिर उसके बाद फेयर रीएम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस सैलरी, मतलब ऑफ कोर्स की बात है इन 5 years अगर जैसे फर्स्ट ईयर मेरी सैलरी थी 10,000, तो 5 साल बाद मोस्ट प्रॉब्ली माई सैलरी शुड बी अराउंड 20,000। तो मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए। एंड सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स की ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता भी होंगी। उसका आता है कि क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के लिए, जैसे हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिक्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल। जैसे लेट्स से इफ आई एम एम्प्लॉय, तो अगर मेरी फैमिली या मेरे को अगर कोई डिजीज होता है तो उस हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा मेरी कंपनी को देना चाहिए। कंपनी शुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज हेल्थ। उसके बाद एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर होना चाहिए एम्प्लॉय का। एजुकेशन मतलब अगर एम्प्लॉय को मन करे कि जैसे लेट्स से मैंने बीटेक करी है, मेरे को बीटेक के बाद अगर मेरे को एमटेक करने का मन कर रहा है, तो मेरी जो फर्दर एजुकेशन है एम्प्लॉय की वो कंपनी को लेनी चाहिए। फिर टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अगर कुछ प्रॉफिट की बात हो रही है तो एम्प्लॉय शुड टेक पार्ट, क्योंकि एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी एंड ही और शी शुड नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर और अगर मान लो एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम आई, कोई एम्प्लॉय फेसेस अ प्रॉब्लम एक्स, तो कंपनी को फटाफट उस कंपनी को उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम एक्स को फटाफट सॉल्व करना चाहिए। इसका मतलब यही है क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस, प्रोटेक्ट द ट्रेड यूनियन राइट्स। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज का इंडिया में जो होता है कि दे शुड वर्क 8 hours अ डे, तो फिर अगर कोई भी कंपनी 9 hours अ डे काम करे तो दिस इज रॉन्ग। द कंपनी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सप्लायर्स। सप्लायर्स का मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। सप्लायर्स मतलब होता है जैसे लेट्स से मैंने कंपनी ओपन करी, ठीक है, लेट मी चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी। मैंने कंपनी ओपन करी ए नाम की, ठीक है, और लेट्स से अमूल कंपनी है। अमूल कंपनी ने विलेजर से टाई अप करा एक्स नाम के विलेज से कि हम आपसे 100 काउस का मिल्क डेली लिया करेंगे, ठीक है, और हम आपको एक्स प्राइस दिया, जेड प्राइस दिया करेंगे, ठीक है, जेड प्राइस दिया करेंगे। तो मतलब फेयर प्राइसेस ऑफ द सप्लायर, तो मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी प्राइस दे दो, जो एक्यूरेट प्राइस होता है वही देना है और टाइमली पेमेंट करना है उनका।
ठीक है। और जो टाइमली पेमेंट करना है वो आपको प्रॉपरली बाय कैश और बाय नेट बैंकिंग, जो भी लोगों को, जो जैसे विलेजर्स को एक्सेप्टेबल होगा उसी तरीके से। और रेगुलर ऑर्डर्स देने हैं, जैसे ये नहीं कि अमूल ने कहा कि 4 डेज में एज मतलब एक्स विलेज से लूंगी, फिर 10 डेज बाद मैं बी विलेज के ऊपर शिफ्ट करके मैंने कहा कि एक्स अब आई डोंट केयर अबाउट यू। तो मतलब एक रेगुलर ऑर्डर सप्लाई, मतलब अगर मैंने एक्स को कहा है तो एक्स को मैं लेट्स से 1 ईयर का टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी कि हाँ 1 ईयर तक मैं आप ही से मिल्क परचेज करूंगी। और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल। अमूल को बताना पड़ेगा यार हमारी कंपनी इतनी है, हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, हमारा इतना फाइनेंशियल स्टेटस है, तभी विलेजर्स उस पर ट्रस्ट करेंगे एंड देन ओनली दे विल गिव द मिल्क एंड हैव अ कॉपरेट देम। ओके, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी है। उसके बाद हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप। इंटर बिजनेस मतलब ये है कि यार देखो, अगर लेट्स से कि मैं एक कंपनी है ए और एक बी है, ठीक है, तो अगर इन दोनों को बीच में कुछ मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाना है लेट्स से जेड, तो दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट दे सेइंग, हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप्स। ये नहीं कि यू आर फाइटिंग एंड देन यू आर मेकिंग। उसका आता है कि क्रेडिटर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, जिन्होंने अमाउंट दिया है, जिन्होंने मतलब जैसे अमाउंट जिससे कंपनी से लिया है लोन पे, कि लोन जो होता है एंटरप्राइज में आराम से सेफ लोन्स देने हैं, गिवन टू देम बाय देम टू द एंटरप्राइज, ठीक है, सेफ लोन्स। और उसका रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उनको। अगर जैसे मेरी कंपनी है ए और मैंने एक पर्सन से लोन लिया तो मैं उसको रेगुलर टाइम पे सारा इंटरेस्ट दूंगी, रेगुलर पेमेंट देना है, रिटर्न ऑफ द लोन बिफोर द एक्सपायरी डेट, ऑफ कोर्स की बात है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई एंटरप्राइज। ये नहीं कि मैं लॉस में जा रही हूँ, मैंने ये बात बताई नहीं है जिससे मैंने लोन लिया, यू हैव टू टेल देम एवरीथिंग। और सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, इसका मतलब ये है कि लेट्स से मेरी कंपनी थी ए, उसने एक लोन लिया, तो ऑफ कोर्स की बात है ये पर्सन जब तक देखेगा नहीं कि उस कंपनी के पास कुछ है इन रिटर्न देने के लिए, तो वो लोन नहीं देगा। पर मैंने कहा कि आप इन रिटर्न मेरी कंपनी के जो लैंड पेपर्स हैं वो ले लीजिए और मुझे 10 लाख रुपीज दे दीजिए। तो ये जो लैंड पेपर्स है तो वो क्या हो गए, असेट हो गए, कि जब तक वो 10 लाख रुपीज कंपनी वापस नहीं करेगी तब तक दैट पर्सन कैन हैव द लैंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। कि जब भी कंपनी ने 10 लाख, अगर लेट्स से 5 इयर्स का पीरियड था, नहीं दिए 5 इयर्स के बाद भी, तो दैट पर्सन कैन टेक द पेपर्स एंड सेल द कंपनीज लैंड एंड ही और शी कैन हैव दैट 10 लाख, ठीक है। तो ये होता है। और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज, तो या फिर गारंटी भी होती है कि दैट एम्प्लॉयज ऑल्सो से कि यस हमारी एक ट्रस्टेबल कंपनी है, यू कैन गिव अस द लोन। ओके, फिर बात आती है आपकी आइडल एक्सपेक्टेशंस की, आप कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कॉम्पिटिटर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है। फेयर प्रैक्टिसेस, जो प्राइस और क्वालिटी, देखिए जैसे लेट्स से मेरे पास एक कंपनी है, ओके, हम ए कंपनी और बी कंपनी दोनों क्या कर रही हैं, पेपर मैन्युफैक्चर करती है, रजिस्टर्स, ठीक है। तो ए ने कहा कि मैं आपको 100 रुपीज में 1000 पेजेस दूंगा, बट बी ने कहा मैं 20 रुपीज में आपको 1000 पेजेस दूंगा। तो ये फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है। आपने अपना मटेरियल सेल करने के लिए, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही प्राइस गिरा दे, दिस इज नॉट द वे। तो आपको फेयर प्रैक्टिसेस, क्वालिटी और उसकी, और हेल्दी कंपटीशन और एथिकल सर्विस बिहेवियर। ये नहीं कि आप ए को डाउन करने के चक्कर में आप, बी ने क्या करा, बी ने ए को डाउन करने के चक्कर में डिफेमेशन कर दिया, मतलब हर जगह ए के एश चलवा दी कि ए इज अ वेरी बैड कंपनी। दिस इज नॉट द वे। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, बट आप यू कांट ब्रिंग एनी अदर डाउन डायरेक्टली, ठीक है। कॉपरेशन अमंग द कॉम्पिटिटर्स टू इंश्योर द गवर्नमेंट इंटायर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ए और बी को कॉपरेट करके चलना चाहिए ताकि पूरी पेपर इंडस्ट्री डेवलप हो। ये नहीं कि ए इज डेवलपिंग एंड बी इज इन लॉस, दिस इज नॉट द वे। आपको इस तरीके से चलना है कि दोनों शुड गेन, दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होने चाहिए, कि मतलब अगर बी ए से कोई सामान ले रहा है तो ए शुड नो कि यस यू आर टेकिंग, आपको यू कैन टेक, और मतलब विदाउट टेलिंग देम। फिर आती है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस की, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि देखिए ऑफ कोर्स की बात है, आप अगर कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं, लेट्स से मेरी कंपनी है पी, ठीक है, और मैं इंडिया में सेटअप करूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि यू शुड, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, टैक्स में को पूरा टाइम टू टाइम और सही देना चाहिए, और पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, उनको करप्ट नहीं करना चाहिए,
ठीक है, और प्रॉपर यूज ऑफ द नेशन रिसोर्सेज। अगर हमारे नेशन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज इन द सेंस कि अपने नेशन में जितने लोग अनएम्प्लॉयबल हैं उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी दो, और अपने नेशन से ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान लो। ये नहीं कि बाहर के नेशन से आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट आप जितना कर सकते हो डजेंट मैटर, पर कोशिश करो कि इंपोर्ट मैक्स टू मैक्स इंडिया से ही करो, बाहर की कंट्रीज की जरूरत ना पड़े। और नेशन की जो है प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस रिलीजनल ग्रोथ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाला की मतलब उसका वही मतलब हो गया कि कोशिश करो कि अपने ही जो रीजन है अपनी कंट्री से एम्प्लॉयर्स लो, बाहर से आपको एम्प्लॉयज नहीं लेने पड़े, ताकि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। और अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। ये नहीं कि अगर मैंने कंपनी खोली तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटायर इंडिया इज अंडर मी। आपको बाकी गवर्नमेंट की भी रिस्पेक्ट करते हुए यू शुड वर्क। ओके, अब एक ये लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जनरल पब्लिक, कि हमारी जो गवर्नमेंट पब्लिक है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे। इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स से मैंने कंपनी ओपन करी और ये इंडिया में ओपन करी, तो इंडियन पब्लिक की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यार ऑफ कोर्स की बात है, अगर आपने क्या कहते हैं कंपनी ओपन करी, कोई मैन्युफैक्चरिंग की एंड इट इज क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो ऑफ कोर्स की बात है द पीपल ऑफ इंडिया वोंट लाइक योर कंपनी। ठीक है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, टू प्रोड्यूस सोशली बट डिजायरेबल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ए नॉर्थ इंडिया में है, इट इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, हमें पता है नॉर्थ इंडिया में हॉट वेदर होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है एंड द टेम्परेचर गोज टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं मान लो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स की बात है कि नॉर्थ इंडिया में नो वन विल बाय, बिकॉज इन हॉट टेम्परेचर वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स। तो हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन द एम्प्लॉयमेंट। अब वही सेम बात रिपीट हो गई कि ऑफकोर्स क्या होता है, अगर मैंने कंपनी कोई खोली तो मैं कोशिश करूँ कि इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दूँ, ताकि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए। और फिर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, मेडिकल कंडीशंस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कंट्री के लिए वो कुछ करे, मतलब कंट्री के पीपल के लिए, कि वो नए नए हॉस्पिटल सेट करे या कोई प्रमोट करे, एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करे लोगों को इन रिटर्न। टू डोनेट चैरिटेबल फंड्स एंड पब्लिक वेलफेयर इवेंट्स। इसका बहुत इजी एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे अगर इंडिया में कोई भी ट्रेजेडी आती है, जैसे लेट्स से कभी कभार फ्लड्स आते हैं या फिर अभी कोविड के केसेस हैं, तो इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है, जैसे जियो हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, इंडिया में डोनेट कर रही है अमाउंट, जैसे कुछ भी अमाउंट, एक्स अमाउंट, टू हेल्प द पीपल ऑफ द इंडिया, टू हेल्प द कंट्री। तो आपको भी डोनेट करना चाहिए। फिर टू प्रिजर्व द सोशल एंड द कल्चर वैल्यूज, जो इंडियन कल्चर्स हैं उन्हें भी उनको प्रिजर्व करना है, ये नहीं कि यू आर मेकिंग फन ऑफ देम। और ह्यूमन राइट्स स्पेशली चाइल्ड एंड वुमेन यू हैव टू प्रिवेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड प्रिवेंट देयर वायलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में है कि अब लेस देन 18 ईयर्स स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द कंपनीज। सो अगर कंपनी इज हायरिंग 15 ईयर्स किड्स, सो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिवेंट दिस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हो, सो यू कैन जस्ट बाय देम नोट्स। और नोट्स का मैंने PDF एक डाल दिया है, सैम्पल लिंक आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए हो यू कैन परचेज देम, व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमें। व्हाट्सएप का ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस वीडियो के। द प्राइस ऑफ द कॉमर्स नोट्स इज ₹500। आपको 125 पेजेस मिलेंगे, कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा इसमें। और अगर आपको कुछ अमाउंट डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कॉमर्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं, ICSE 10th के दोनों को अगर आप परचेज करेंगे यू विल गेट देम एट ₹700। बट अगर खाली सिंगल कॉमर्स के आपको परचेज करने हैं सो ₹500। इफ यू वांट टू परचेज, व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। So that's all for the day. If you like this video, kindly go and subscribe to the channel. Thank you.